नमस्कार बच्चों, आपका हिंदी की कक्षा में फिर से हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और कक्षा के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित होंगे। तो चलिए आइए बिना देरी के आज की कक्षा शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हमारा पाठ है पाठ 7 और उसका नाम है पृथ्वी का स्वर्ग कश्मीर, जिसका परिचय इस प्रकार है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने कश्मीर यात्रा में पड़ने वाले प्रमुख पड़ावों, दर्शनीय स्थलों, प्रकृति के स्वच्छंद एवं प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही हृदयस्पर्शी वर्णन किया है। देवताओं के स्वर्ग से भी सुंदर कश्मीर के वर्णन में लेखक ने सहज सरल शब्दों का प्रयोग करते हुए भाषा को साहित्यिक रूप प्रदान किया है। इस यात्रा वृतांत में केवल भौगोलिकता को ही प्रधानता न देकर यत्र तत्र चुटीले प्रसंगों का भी समावेश किया हुआ है। ठीक है बच्चों, और किस प्रकार किया है ये आके हम पाठ में समझते हैं। मैं अपने बचपन से सुनता चला आ रहा था कि कश्मीर भारत का स्वर्ग है। बड़ी समस्या थी कि ना स्वर्ग देखा था और ना कश्मीर। मतलब बच्चों, जो लेखक है उन्होंने बचपन से ही सुना था कि जो स्वर्ग है वो बहुत सुंदर है, लेकिन विडंबना ये थी, उनके मन में यह विचार आता था क्योंकि उन्होंने ना स्वर्ग को देखा था और ना ही कश्मीर को देखा था। बस केवल सुना था कि भारत के अंदर जो कश्मीर है वह भारत का स्वर्ग है। पता कैसे चले कि स्वर्ग कैसा है, यह कश्मीर कैसा है। इसीलिए एक दिन कुछ मित्रों के साथ दिल्ली से कश्मीर यात्रा का कार्यक्रम बना बैठा। कार्यक्रम बनाया ही नहीं, चल भी पड़ा। जो कार्यक्रम था बच्चों वो बना ही नहीं, वह चल भी पड़ा। और इतनी उत्सुकता थी जो लेखक है उसको कश्मीर देखने की कि उसने एक दिन दिल्ली से अपने कुछ साथियों के साथ कश्मीर जाने का फैसला बनाया, कार्यक्रम बनाया। और वो कार्यक्रम बनने के बाद वहां से लोग कश्मीर के लिए चल भी गए, क्योंकि लेखक के मन में बच्चों कश्मीर को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुकता थी। पहले रेलगाड़ी पठानकोट तक ही जाती थी, लेकिन अब जम्मू तक जाती है। जम्मू का नाम तो आपने सुना होगा। तवी नदी के किनारे यह ऐसा शहर है जो अपने मंदिरों के लिए मशहूर है। जम्मू का रघुनाथ मंदिर देश भर में मशहूर है। इस मंदिर का गुंबद सोने से जड़ा है और दूर से ही चमकता है। लेकिन यहाँ एक ही मंदिर नहीं है, अनेक मंदिर और अनेक महादेव हैं। एक महादेव पारदर्शी हैं, स्फटिक के, शायद पूरे भारत में ऐसे दूसरे नहीं हैं। मतलब बच्चों, जो रेलगाड़ी है कश्मीर के लिए पहले वह पठानकोट तक जाती थी, लेकिन अब क्या बच्चों, वह जम्मू तक जाती है। जम्मू तो हम सब ने जाना ही है। जम्मू कहाँ है बच्चों? तवी नदी के किनारे एक ऐसा शहर है जो अपने मंदिरों के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। और जम्मू का जो रघुनाथ मंदिर है वह तो बच्चों, इस मंदिर का जो गुम्बद है वह सोने से बना है, जो दूर से ही बहुत ज्यादा चमकता है। और इसमें अनेक मंदिर है, अनेक महादेव है। एक महादेव तो पारदर्शी हैं, स्फटिक हैं। पारदर्शी यानी स्फटिक के बने हुए हैं। शायद पूरे भारत में ऐसे दूसरे महादेव ना हो। यहाँ आप देख सकते हैं इस चित्र में कि यह बच्चों रघुनाथ मंदिर का चित्र है। ठीक है बच्चों, जम्मू गए और वैष्णो देवी ना गए तो लोग कहते हैं कि जीवन जीवन अकारत है। मतलब अगर आप जम्मू गए हो लेकिन वैष्णो देवी नहीं गए तो जीवन क्या है? अकारत है। मेरे साथियों में मेरे साथियों में एक की हिम्मत वैष्णो देवी के नाम से छूटने लगी थी। मतलब घबराने लगा था वह। कारण यह नहीं था कि वे देवी के दर्शन नहीं करना चाहते थे। असल में देवी तक पहुंचने में जितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, उतरने में तो अच्छे अच्छों की हिम्मत टूट जाती है। वे बेचारे थोड़े वे बेचारे थोड़े थुल थे। उनकी सेहत का ख्याल करके हम लोगों ने वैष्णो देवी की जगह श्रीनगर और पहलगांव जाना तय किया। अब क्योंकि जम्मू गए और वैष्णो देवी नहीं गए तो आपकी यात्रा अधूरी है, इसीलिए हमने वैष्णो देवी जाने की योजना बनाई। लेकिन मेरे जो कुछ मित्र थे वह डर गए। ऐसा नहीं था कि वह मंदिर में जाकर के माता के दर्शन नहीं करना चाहते थे, लेकिन वह कुछ थुलथुले थे। वह इसलिए डरे हुए थे क्योंकि बहुत सारी, जो माता तक पहुंचने के लिए बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी और उतरने में तो अच्छे अच्छों की जो हालत है वह खराब हो जाती थी। इसीलिए बच्चों उन पर दया खा करके अब उन्होंने अपने जो कार्यक्रम था उसमें सोचा कि वह कहाँ जाएंगे?
वैष्णो देवी की जगह श्रीनगर और पहलगांव वह चले जाएंगे। देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं, यह है माता वैष्णो देवी का भव्य मंदिर। जम्मू से सुबह बसें चली और पूरा दिन चली। जम्मू के बाद ही पहाड़ों का सिलसिला शुरू हुआ। पहले छोटे, फिर बड़े और फिर बहुत बड़े। बटोट के पास एक चोटी पर बस रुकी। लाल छतों वाले बंगले हरियाली के बीच बड़े खूबसूरत लग रहे थे। नाम पूछा तो पता चला पटनी टॉप है। वहां से चले तो उतराई शुरू हो गई। हम चले थे ऊंचे चढ़ने, लेकिन उतरने लगे, उतरते ही चले गए। मतलब बच्चों, अब जम्मू से सुबह बसें चली और पूरे दिन चली और कहाँ पहुंची? जम्मू के बाद ही पहाड़ों का सिलसिला जो है शुरू हो गया। बहुत सुंदर सुंदर नजारे, पहाड़ और पहाड़ियां आती गईं और पहले बहुत पहाड़, फिर और भी बहुत बड़े पहाड़ आने लगे। बटोट के पास एक चोटी पर क्या है, बस रुक गई। फिर क्या है, लाल छतों वाले बंगले हरियाली के बीच बहुत ही सुंदर लग रहे थे। नाम पूछा तो पता चला ये कौन सी जगह है? पटनी टॉप थी। कौन सी जगह थी बच्चों? पटनी टॉप। और वहां से चले तो उतराई ही उतराई। वहां तो हम लोग चढ़ने गए थे, लेकिन देख रहे हैं कि वहां केवल उतराई ही उतराई हो रही है। उतरने लगे तो उतरते ही जा रहे हैं, ऐसा लेखक कहते हैं। ये पहाड़ थे बड़े घसकीले, और वो कैसे पहाड़ थे बच्चों? घसकीले, जो घिसक सकते हैं। यही घसकीले पहाड़ बरसात में घसक कर रास्ता जाम कर देते हैं। जब बारिश होती है बच्चों, तो यही पहाड़ क्या करते हैं, खिसक जाते और रास्ता, जो रोड है, उसे जाम कर देते हैं। रास्ता ही नहीं, बंद हो जाता। बड़े बड़े बुलडोजर रास्ते का घसका पहाड़ और चट्टाने हटाते हैं, तब कहीं मार्ग खुलता है। बरसात में ऐसा अक्सर होता है। और बच्चों, जब वो पहाड़ खिसक करके रास्ता जाम कर देते हैं, तो बड़े बड़े बुलडोजर रास्ते का घसका पहाड़ जो है और चट्टाने हटाते हैं। ठीक है, और उसके बाद ही रोड जो है साफ हो पाती है राहगीरों के लिए। और बच्चों, ऐसा बरसात में अक्सर ही होता है कि पहाड़ खसक करके रास्ता बंद कर देते हैं। राम राम करते रामबान आ गया। फिर जो चढ़ाई शुरू हुई, बस को भी चक्कर आने लगे। यानी रास्ता इतना टेढ़ा मेढ़ा कि मोड़ों की गिनती करना मुश्किल हो गया। कोई गिने भी तो कितना, हर 50 गज पर एक मोड़। करते करते हम उस ऊंचे इलाके में पहुंच गए जहां जवाहर सुरंग बनाई गई है। बनिहाल दर्रे पर उस सुरंग के बनने से पहले उस पहाड़ को चढ़कर ही पार करना पड़ता था। अब बच्चों, जब राम राम कहते कहते वो कहाँ पहुंचे? रामबन आ गए। उसके बाद जो उन्होंने चढ़ाई करना शुरू की, तो बच्चों उन्हें चक्कर ही आने लगा। हर 50 मीटर में क्या था? एक मोड़ था। ऐसे गोल गोल बस घूमते घूमते चक्कर आ गया सबको। और बस में कोई अगर उसके चक्कर मोड़ गिनता भी, तो कितना गिनता? हर थोड़ी दूर पर तो एक मोड़ था। और बच्चों, उसके बाद क्या होता है? ऐसा करते करते वो सबसे ऊंचे इलाके में पहुंच गए, जहां पर जवाहर सुरंग है। बनिहाल दर्रे पर उस सुरंग के बनने से पहले उस पहाड़ पर चढ़कर ही उसे पार करना पड़ता था, जब तक सुरंग नहीं बनी थी। आगे बस में बैठे एक सज्जन बताने लगे कि इस 1.5 मील लंबी सुरंग को दोनों तरफ से तोड़ा गया। सुरंग बनाते समय जब बीच में पहुंचे और आर पार नहीं हुए, तो काम करने वालों में निराशा छाने लगी। कहते हैं कि उसका इंजीनियर अपने काम पर इतना विश्वास रखता था कि उसने बारूद लगवाई और कहा कि तोड़ दो, इस बार आर पार हो जाएगी। अगर ना हुई तो? कितने के ही मन ने पूछा, तो फिर अपने को इंजीनियर नहीं कहेंगे? इंजीनियर ने सोचा। बारूद के गोलों में आग लगा दी गई और पहाड़ की छाती दहल गई। सुरंग का मुंह आर पार हो गया। इस कहानी की असलियत तो जो रही हो, लेकिन इतना जरूर समझ में आया कि अपने काम पर आदमी को इतना ही भरोसा होना चाहिए। अब बस में बैठे हुए एक सज्जन व्यक्ति ने ये सारा वृतांत जो है उनको बताया, बस वालों को। उन्होंने कहा कि 1.5 मील लंबी सुरंग दोनों ओर से खोलने के बाद जब बीच में जो आर पार नहीं हुआ,
तब जो वहां काम करने वाले लोग थे, उनके मन में निराशा आई। लेकिन जो वहां का इंजीनियर था बच्चों, इंजीनियर को अपने काम पर बहुत भरोसा था। उसने क्या किया, बारूद के गोलों से वहां पर विस्फोट करने के लिए कहा। और उसके मन में और बाकी लोगों के मन में भी यही प्रश्न था कि अगर यह आर पार नहीं हुआ तो, सुरंग नहीं बनी तो। फिर उसके मन में, यानी कि जो इंजीनियर था, उसके मन में भी यही सारे प्रश्न उठे कि अगर यह कामयाब नहीं हुई, सुरंग नहीं बनी, तो मैं इंजीनियरिंग छोड़ दूंगा, खुद को इंजीनियर कहना ही छोड़ दूंगा। फिर क्या होता है, बारूद के गोले लगवाए गए, विस्फोट करवाया गया, लेकिन सुरंग का रास्ता बन गया, आर पार दिखने लगा। और इससे हमें इस कहानी से क्या पता चलता है बच्चों? इस कहानी से हमें यही पता चलता है कि हमें अपने काम पर बहुत ज्यादा विश्वास रखना चाहिए, मजबूत रखना चाहिए विश्वास को। उस सुरंग को पार करते ही स्वर्ग के दर्शन होने लगे। नीचे झांका तो पता चला कि हरियाली के कटोरे में जो बस्ती दिख रही है, वह बेरी नाग है। अब सुरंग को जैसे ही उन्होंने पार किया तो क्या होने लगे, बहुत सुंदर सुंदर नजारे, यानी स्वर्ग के ही दर्शन होने लगे। झांका तो पता चला कि हरियाली का एक कटोरा जो नीचे की तरफ ऐसा रखा हुआ है, वो क्या है बच्चों? उस जगह का नाम क्या था? बेरी नाग है। हम बेरी नाग पहुंचे, वहां एक खूबसूरत बगीचा और जलकुंड है। जब वह बेरी नाग पहुंचे तो वहां पर बहुत खूबसूरत बगीचा और एक जलकुंड मिला, जिसे जहांगीर ने चारों ओर से पक्का मेहराबदार बनवा दिया था। जिसको जहांगीर ने बनवाया था पक्का और चारों तरफ से मेहराबदार बनवाया था। कहते हैं यह झेलम नदी का उद्गम स्थल है और वहीं से कहते हैं कि झेलम नदी निकली है। इतनी बड़ी झेलम इतने बड़े कुंड से निकलेगी, मुझे भरोसा नहीं हुआ। लेकिन पानी लगातार वहां से बह रहा था और पता नहीं कहां जा रहा था। मान लिया कि यही झेलम थी। मतलब इस ऐसे कुंड से इतनी बड़ी नदी झेलम निकलेगी, लेखक का मन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन फिर भी क्योंकि पानी लगातार वहां से बह रहा था और पता नहीं कहां जा रहा था, तो उसने मान लिया कि यही झेलम नदी है। बाद में हमारी बस उसी पानी की दिशा में चली तो अनंतनाग होती हुई पहलगांव की दिशा में मुड़ गई। अब बाद में उसी दिशा में जब उनकी बस चली तो अनंत गांव होते हुए कहां पहुंच गई बच्चों? पहलगांव पहुंच गई। यह रास्ता बेहद खूबसूरत हरियाली से डूबा हुआ, मन को लगने लगा कि जरूर स्वर्ग की तरफ बढ़ रहे हैं। इतना सुंदर माहौल था, इतने सुंदर हरियाली थी कि उन्हें लगा कि अब वह स्वर्ग में ही पहुंच गए हैं। तभी ना जाने कहां से हमारी सड़क के किनारे किनारे एक खूबसूरत सी नदी आ गई। और तभी सड़क के किनारे बस के साथ साथ चलने वाली एक खूबसूरत सी नदी आ गई। नाम का पता लगाया तो पता चला कि लिद्दर नदी है। कौन सी नदी थी बच्चों? लिद्दर नदी थी। उसी नदी के किनारे किनारे पहलगांव आ गए। और सच बताऊं, पहलगांव आने पर लगा कि स्वर्ग में आ गए। छोटा सा बाजार, सड़क के दोनों ओर की दुकानें, सड़क के नीचे लिद्दर नदी का लगातार हाहाकार। मैंने इतनी खूबसूरत नदी अपनी याद में कभी देखी नहीं थी। यूरोप की कुछ मशहूर नदियों को देखकर हाल ही में लौटा था और उन नदियों की गंदगी लेकर लिद्दर की खूबसूरती सचमुच ऐसी लगती थी जैसे स्वर्ग की नदियों की होती होगी। तेजी ऐसी कि सांप भी पीछे रह जाए, स्वच्छता ऐसी कि बार बार छूने को मन ललचाए, लेकिन ठंडी ऐसी कि पानी छुआ ना जाए। सामने के पहाड़ में एक बर्फ का टुकड़ा पत्थरों में जमकर रुई के फाहे जैसा लग रहा था। मतलब बच्चों, इसकी जो लेखक है वो इस नदी की इस जगह खूबसूरती बताते हुए कहते हैं कि जो किनारे, पहलगांव के किनारे किनारे जो वो नदी चली जा रही थी, जब वो वहां पहुंचे बच्चों, तो पहलगांव आने पर उन्हें लग गया कि वे स्वर्ग में ही पहुंच पड़े हैं। छोटा सा बाजार था, सड़क के दोनों ओर दुकानें थी, सड़क के नीचे लिद्दर नदी बह रही थी और वो इतनी तीव्र गति से बह रही थी जैसे कि सांप की चाल भी उसके सामने फीकी पड़ गई है। और इतनी सुंदर थी कि उसे देखे बिना रहा न जाए, और इतनी साफ थी कि उसे बिना छुए रहा न जाए। लेकिन जब उसे छुए तो वहां का पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा था कि उसे छुआ भी ना जाए। पास ही में एक बर्फ का बड़ा सा टुकड़ा, जो कि एक रुई के फाहे के जैसा लग रहा था, वह पड़ा हुआ था। पहलगांव में एक घोड़े वाले से पूछा, कोल्हाई चलोगे? अब पहलगांव में किससे पूछे? घोड़े वाले से। क्या पूछा? कि कोल्हाई चलोगे? वह बोला, चलेंगे। मैंने पूछा, चढ़ना कितना पड़ेगा? लेखक ने पूछा। फिर देखिए, बहुत बहुत चढ़ना पड़ेगा साहब। और चढ़ने का नाम सुनकर मेरे उन्हीं थुल थुल साथी की हवा फिर
खिसक गई। खैर जाना तो हमें भी नहीं था, लेकिन इसी पूछताछ में पता चला कि पहलगांव से 8 मील पर चंदनबाड़ी है, जहां तक जीप जाती है। फिर पिस्सू टॉप है, जिसकी चढ़ाई अमरनाथ यात्रा की सबसे कठिन चढ़ाई मानी जाती है। वहां से आगे शेषनाग झील है, जिसका पानी हमेशा नीला रहता है और स्वर्ग की नदियों से टक्कर लेता है। शेषनाग झील के आगे अमरनाथ गुफा है, जहां रक्षाबंधन को लोग बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए देश विदेश से आते हैं। अब बच्चों देखो, वह कहता है, जो घोड़े वाला है, वह कहता है कि बोध बोध पर चढ़ना पड़ेगा साहब। अब चढ़ने का नाम सुनकर जो लेखक था, उनके जो थुलथुले साथी थे, वो फिर से घबरा गए। लेकिन फिर भी वहां जाना तो था ही नहीं, केवल ऐसे ही पूछताछ कर रहे थे, जानकारी ले रहे थे। तो उन्हें, और इसी बीच उनको पता चला कि पहलगांव से 8 मील पर कौन है बच्चों, क्या है, चंदनबाड़ी है, जहां तक जीप जाती है। फिर क्या है बच्चों, उसके बाद पिस्सू टॉप है, जिसकी चढ़ाई अमरनाथ की यात्रा की सबसे ज्यादा कठिन चढ़ाई होती है। वहां से आगे क्या है, शेषनाग झील है, जो कि जिसका पानी सदैव ही नीला रहता है और ये देव तो यानी कि स्वर्ग की नदियों को भी टक्कर देता है। अब शेषनाग झील के आगे क्या है, अमरनाथ की गुफा है, जहां रक्षाबंधन पर लोग देश विदेश से वहां पर अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। ये बाबा अमरनाथ बर्फ के बने हुए हैं, जो चांद के घटने बढ़ने के हिसाब से घटते बढ़ते रहते हैं। अमरनाथ के आगे लद्दाख की सीमाएं हैं, और जो अमरनाथ बाबा है, जो अमरनाथ बाबा है बच्चों, वो क्या है, बर्फ के बने हुए हैं। वो चंद्रमा के अनुसार बढ़ते व घटते रहते हैं। और अमरनाथ के आगे लद्दाख की सीमाएं हैं। यहाँ देखिए बच्चों, यह क्या है, झेलम नदी है, और यहाँ शेषनाग झील है, जिसका पानी सदैव ही नीला रहता है। और यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों, यह है अमरनाथ की गुफा, और यहाँ पर बच्चों जो शिवलिंग है, यह बर्फ से बना हुआ है। तय किया कि अब श्रीनगर चला जाए। बस में बैठे कि श्रीनगर हाजिर, पहुंचे भी नहीं थे कि मन ललकने लगा श्रीनगर घूमने को। अब फिर क्या तय किया बच्चों उन्होंने, फिर तय किया कि चलते हैं श्रीनगर। श्रीनगर पहुंचे भी नहीं थे कि श्रीनगर घूमने के लिए जो उनके मन में लालच जो है वह बढ़ने लगा। एक सज्जन से पूछा, डल झील कहाँ है? क्या पूछा उन्होंने एक सज्जन से कि डल झील कहाँ है? उन्होंने रास्ता बता दिया और हम उत्साह में डूबे हुए डल झील के किनारे आ गए। जैसे ही सज्जन ने रास्ता बताया, तो वो क्या हुए, घूमते हुए ढूंढते हुए डल झील के पास में आ गए। असल में श्रीनगर झीलों और झेलम का मिला जुला शहर है। श्रीनगर कैसा शहर है, झीलों का और झेलम का मिला जुला। अगर आप चाहें तो किसी शिकारे में बैठकर श्रीनगर का काफी बड़ा हिस्सा पानी पानी में घूम सकते हैं। शिकारे या किसी नाव पर बैठ करके बच्चों आप कश्मीर का बहुत बड़ा हिस्सा पानी में ही घूम सकते हैं। डल का मजा बिना शिकारे में चढ़े नहीं आता। अगर आप डल झील गए हैं और शिकारे में नहीं चढ़े हैं, तो इतना मजा आपको नहीं आएगा। असली मजा शिकारे में चढ़ने में आता है। सो साहब एक शिकारा किया गया और मजा चप्पू की चप चप के साथ ही आने लगा। और फिर उन्होंने एक शिकारा किया, और जब चप्पू चलता है चप चप करके, तो उन्हें उन्हीं के साथ, उसी आवाज के साथ बहुत ज्यादा मजा आने लगा। डल का मजा बिना शिकारे में चढ़े क्योंकि नहीं आता है, इसके बाद उन्होंने शिकारे के साथ डल लेक का मजा लिया। फिर बच्चों आप नाव में बैठे रहिए और नावों में लगी दुकानें आपके पास से गुजरती जाएंगी। फूल, केसर, कश्मीरी रेशम के काम की चीजें इन नावों पर मिलती हैं। एक साथी केसर पर मुग्ध थे, सबको केसर खरीदवाने में लग गए। मतलब बच्चों, जो आप शिकारे पर चढ़ जाएंगे तो आसपास से आपके पास जो नावें हैं वो भरी हुई चीजों से निकलती जाएंगी, और उनमें क्या क्या होगा, जैसे कि फूल, केसर, कश्मीरी रेशम के काम की चीजें इन नावों में भरी रहती हैं। और हमारे ऐसा लेखक कहते हैं कि उनके मित्रों में से एक मित्र जो है केसर पर मोहित हो गए थे, और वह सबको केसर वहां पर खरीदवा रहे थे। डल के ही किनारे ऊंची पहाड़ी पर शंकराचार्य का मंदिर भी है। वहां हम लोग टैक्सी से गए और फिर वही टैक्सी हमें निशांत बाग ले गई। डल के किनारे बच्चों क्या मिला, पहाड़ी पर शंकराचार्य का उन्हें मंदिर भी मिला। और फिर वो लोग बच्चे टैक्सी से गए और वही टैक्सी हमें उन्हें कहाँ ले गई थी, वही टैक्सी उन्हें ले गई थी निशांत बाग, जो कि बहुत ही मशहूर बाग है वहां का।
निशांत बाग डल के किनारे ही चबूतरे जैसे बगीचों पर सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ता हुआ एक खूबसूरत बाग है। मतलब बच्चों, जो निशांत बाग है वो क्या है? एक सीढ़ी नुमा बाग है। बाग के सबसे ऊपरी हिस्से में खड़े होकर डल की तरफ देखिए तो ऐसा लगता है मानो एक खूबसूरत स्त्री एक खूबसूरत आईने में अपना चेहरा झांक रही हो। जब आप बाग के सबसे ऊपरी सिरे में पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि एक बहुत ही खूबसूरत स्त्री जो है बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने आप को शीशे में निहार रही है। डल के पश्चिम में निशांत के सामने नसीम बाग है, जिसको सम्राट अकबर ने लगवाया था। उसे ठंडी हवाओं का बाग जानकर सही ढंग से समझा जा सकता है। अब जो निशांत बाग है उसके पश्चिम में क्या है बच्चों? नसीम बाग है, जिसको अकबर ने लगवाया था, और उसकी ठंडी हवाओं के बारे में जान करके हम उसे अच्छे से समझ सकते हैं। अब आइए आपको ले चले जहांगीर के लगवाए बाग में, जिसे शालीमार बाग कहते हैं। चिनार के दर चिनार के दरख्तों की गोद में जहांगीर का यह प्यारा सा बाग करीब 400 साल पुराना है बच्चों। इसके चबूतरे संगमरमरी में मेहराबों वाले छोटे छोटे सैरगाह, बरामदे, चश्मे और झरने रात की रोशनी में इस दुनिया से ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। अब बच्चों, जो जहांगीर के द्वारा बनवाया हुआ बाग है वह कौन सा बाग है? वह बच्चों है शालीमार बाग। और वह बच्चों 400 साल पुराना बाग है, जिसे जहांगीर ने बनवाया था। चबूतरे, संगमरमरी मेहराब वाले छोटे से सैरगाह, बरामदे, चश्मे और झरने की रात की रोशनी जो है, जो पूरे विश्व की वास्तविक सुंदरता से भी ज्यादा सुंदर लगती है। अब वहां रोज शाम को ध्वनि और प्रकाश के माध्यम से इतिहास को उतारा जाता है। अब क्या है बच्चों, वहां पर ध्वनि और प्रकाश के माध्यम से पूरे इतिहास को वहां पर दर्शाया जाता है, दोहराया जाता है। वह दृश्य तो देखने काबिल होता है जब पेड़ों की टहनियों और फूलों की क्यारियों के बीच से घुंघरुओं की आवाजें आती सुनाई देती हैं। जो दृश्य है बच्चों वह देखने काबिल होता है जब पेड़ों की टहनियों से और फूलों की क्यारियों से क्या आती हैं? घुंघरुओं की आवाजें आती हुई सुनाई देती हैं। तब वह दृश्य और भी ज्यादा मनमोहक हो जाता है। पूरा इतिहास जैसे शालीमार में ही उतर कर खड़ा हो जाता है, और इस तरीके से ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा दृश्य जो है शालीमार में आकर ही पूरा इतिहास खड़ा हो जाता है। लेकिन यहीं खड़े रहने से काम नहीं चलेगा। हमें तो अभी चश्मे हमें तो अभी चश्मे शाही चलना है, जिसका पानी दवा का काम करता है। मतलब वो कहते हैं यही नहीं, अभी तो हमें कहाँ जाना है? यहाँ से काम नहीं चलेगा, हमें चश्मे शाही जाना है, जिसका पानी एक दवा का, एक औषधि का काम करता है। चश्मे शाही यानी बादशाही सोता शाहजहां की देन है। ये बादशाही सोता किसकी देन है? शाहजहां की देन है। ऐसा ही एक सोता श्रीनगर से 60 किलोमीटर दूर अचबल में है। अनंतनाग में भी ऐसे कुछ सोते हैं, और ऐसे सोता कहाँ है बच्चों? जो श्रीनगर से 60 किलोमीटर दूर है। कहाँ पर? अचबल में। और अनंतनाग में भी ऐसे ही बहुत सारे सोते हैं। आइए इन सोतों के चक्कर से आपको उस झील में ले चले जो है डल से छोटी, लेकिन वहां जल क्रीड़ाएं बहुत खूब होती हैं। अब डल झील से छोटी झील में ले जाने की बात होती है, लेकिन वहां पर जो जल क्रीड़ाएं हैं बच्चों वह बहुत ही भारी मात्रा में होती हैं। आइए, कौन कौन सी जल क्रीड़ाएं होती हैं? मोटर बोट में सर्फिंग, स्कीइंग, तैराकी आदि करते हुए सैलानियों को देखना बड़ा ही खूबसूरत लगता है। झेलम के हाउस बोटों की दुनिया भी अजीब है। हम लोग होटल में ठहरे थे, लेकिन एक हाउस बोट को अंदर से देखने का बड़ा मन था। अपने शिकारी को एक हाउस बोट के पास लगवाया, आवाज दी कि हाउस बोट का मालिक आए तो उससे भाव ताव करें। अब बच्चों क्या था, झेलम में जब उन्होंने हाउस बोटों की दुनिया भी उन्हें बहुत आकर्षित और अजीब लगी। उन्होंने जब होटल में ठहरे थे वे अपने, तो उन्होंने हाउस बोट को अंदर से देखने की उनके अंदर जिज्ञासा, इच्छा आई। अब बाहर से देख करके तो उनका मन नहीं भरा, वह उन्हें अंदर से भी देखना चाहते थे। फिर उन्होंने क्या किया, अपने शिकारे को एक हाउस बोट के पास लगवा दिया और फिर आवाज दी कि हाउस बोट का मालिक आए और उससे मोलभाव किया जाए कि कितने में वह वहां उसमें सवार होने देगा। कोई नहीं आया, शायद आवाज नहीं सुनी। हमने सोचा अंदर होगा, सो हाउस बोट में पहुंच गए। जब उन्होंने आवाज दी तो कोई नहीं आया। उनको लगा कि वह अंदर होगा, इसीलिए वो उनकी हाउस बोट में पहुंच गए। अंदर झांका तो देखकर तबीयत दंग। बाहर से जो केवल एक नाव लग रहा था,
वह अंदर पूरा राजसी महल था। जो बाहर से एक नाव लगता था बच्चों, अंदर से क्या था, एक बहुत ही सुंदर राजसी महल प्रतीत होता था। फर्श पर कालीन बिछा हुआ, सोफे और तकिए लगे हुए, बिजली के पंखों से लैस पूरा तैरता महल था वह बच्चों। इतना सुंदर था, इतना सुंदर था। कालीन बिछा था, बिजली के बिजली के पंखे लगे हुए थे, तकिए लगे हुए थे, सोफे लगे हुए थे। ये सारे उसे एक महल बनाते थे। हम अजनबियों को इस तरह हाउस बोट में घुसा देख मालिक भागा हुआ आया और खूब बिगड़ा हम पर। और वो क्योंकि वह बिना आज्ञा के घुसे थे उसमें, तो उनका जो मालिक आया और उन पर खूब ज्यादा जो है भड़कने लगा। हमने माफी मांगी और वापस हो गए। उन्होंने बच्चों माफी मांगकर वहां से चले गए वापस। तब उसने बताया कि इस तरह लोग आकर हमारा हाउस बोट गंदा कर जाते हैं। उसकी बातचीत से पता चला कि ये हाउस बोट शहर में आलीशान होटलों से ज्यादा महंगे और ज्यादा आरामदायक हैं। अब आगे बात करने पर पता चला बच्चों कि जो हाउस बोट का मालिक है वह बताता है कि ऐसे ही लोग बिना पूछे घुस आते हैं और हाउस बोट को गंदा कर देते हैं। और ये हाउस बोट क्या है, शहरों में बने 5 सितारा होटलों, आलीशान होटलों से भी ज्यादा अच्छी सुविधा देती हैं और ज्यादा महंगे भी हैं, सुंदर भी उनसे ज्यादा हैं, और बच्चों उन भी आरामदायक भी उनसे ज्यादा ही हैं। दूसरे दिन गुलमर्ग गए। गुलमर्ग 2650 मीटर ऊंचा एक खूबसूरत चरागाह है। क्या है बच्चों, एक चरागाह है जो कि कितना ऊंचा है, 2600 मीटर ऊंचा है। क्या, गुलमर्ग, जहां हर मौसम में मोटर से पहुंचा जा सकता है। गोल्फ लिंक और बर्फ पर स्कीइंग के लिए यह बहुत मशहूर है। किस चीज के लिए मशहूर है बच्चों, यहाँ पर गोल्फ लिंक और बर्फ पर स्कीइंग बहुत ज्यादा मशहूर है। स्कीइंग के लिए तो भयंकर सर्दी के दिनों में जाना होगा, लेकिन स्कीइंग करने वालों को ऊपर चढ़ने के लिए रोप वे, रज्जू मार्ग, रोप वे से जाना पड़ता है, रस्सी के मार्ग से बनाया गया है। उस पर चढ़कर हमें भी मजा आया, और जब लेखक और उसके साथी वहां चढ़े तो उनको भी वहां पर बहुत मजा आया। हम चढ़ तो गए, लेकिन लौटते समय कुर्सी पर आसमान में ही टंगे थे। अब जब वो लौटते समय किस पर टंगे थे, कुर्सी पर आसमान में टंगे थे कि पानी बरसने लगा। ना कूद सकते ना भाग सकते हैं, क्योंकि रस्सों से बंधी कुर्सियां अपनी रफ्तार से सरक रही थी धीरे धीरे। ठीक है बच्चों, अब वो उसी बीच में फंसे हुए थे। तभी अचानक क्या होता है बच्चों, बारिश शुरू हो जाती है, क्योंकि वह हिल भी नहीं सकते थे, ना ही कहीं जा सकते थे। वह रस्सों से उनकी कुर्सियां बंधी हुई थी और धीरे धीरे ही खिसकती हुई वह अपनी रफ्तार से ही आगे बढ़ रही थी। जब हम नीचे उतरे तो पानी थम गया था और हम मारे सर्दी के ठिठुर रहे थे। लौटकर श्रीनगर में रात भर कंबलों में दुबके रहे। अब क्या था, जब पानी उतरा वह पूरे भीग गए थे और वो सर्दी के कारण जो है बहुत ज्यादा ठिठुर रहे थे, ठंड लग रही थी, कांप रहे थे। लौटकर श्रीनगर में रात भर कंबल में दुबके रहे। श्रीनगर में वो रात भर कंबल के नीचे छुपे रह करके आराम करते रहे, गर्माहट लेते रहे। गुलमर्ग के पास ही थोड़ा और ऊंचाई पर खिलन मार्ग पड़ता है, फिर और ऊंचाई पर लेह की तरफ बढ़ जाते हैं। मतलब बच्चों, जब वो गुलमर्ग के पास ही थोड़ा और ऊंचाई पर जाते हैं तो वहां क्या मिलता है उनको, खिल मार्ग मिलता है। और फिर और ऊंचाई पर क्या मिलता है, लेह की तरफ बढ़ जाते हैं वो, और उससे भी ऊंचाई पर जाते हैं तो किस तरफ बढ़ जाते हैं बच्चों, लेह की तरफ बढ़ जाते हैं। मगर हम उतनी ही सर्दी में घबरा गए थे और ऊंचाई पर जाने का हौसला खो बैठे थे, और इतनी ही ऊंचाई से क्या हो गए थे, जो उनके हौसले थे वो टूट गए थे। इससे और ऊंचाई पर जाने के लिए उनके अंदर हिम्मत न थी। हिमालय की इस खूबसूरत वादी को और नजदीक से देखने के लिए दोबारा आने का इरादा करके हम लोग अपने घरों की ओर लौट पड़े। अब जो हिमालय की सुंदर वादियां हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा है, इनको दोबारा वापस आकर के देखने का मन में आशय लेकर के वह वहां से अपने अपने घरों की ओर चलने का उन्होंने मन बनाया, प्रस्थान किया। लेकिन इतना ही कश्मीर देखकर यह महसूस कर लिया कि अगर कश्मीर नहीं देखा तो हिंदुस्तान में कुछ नहीं देखा। इस यात्रा के बाद वह समझ चुके थे कि यदि आपने हिंदुस्तान में कश्मीर नहीं देखा तो फिर आपने हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं देखा है। सेब के बाग, बादाम की बाड़ियां, केसर के खेत, बर्फ की चादरें ताने, हिमालय के विशाल पर्वत और झीलों के आईने में मुख झांकती चोटियां, चश्मे और झरने, और सबसे बढ़कर कश्मीर के भोले भाले मेहमान नवाज।
लोग। यह सब स्वर्ग नहीं तो और क्या है। क्या क्या खूबियों को एक छोटी सी लाइनों में जो लेखक है उन्होंने बताया कि जो वहां की मेहमान नवाजियां हैं वह बहुत अच्छी हैं। हिंदुस्तान में अगर सेब के बाग देखने हैं, बादाम की बाड़ियां, केसर के खेत, बर्फ की जो चादरें ओढ़े हिमालय है, और जो जमी हुई शीशे के समान, दर्पण के समान झीलें हैं, उनमें झांकती हुई पहाड़ की चोटियां हैं, ये सब आपने अगर नहीं देखा बच्चों, तो आपने फिर कुछ भी नहीं देखा है। ऐसा कौन कहते हैं? लेखक कहते हैं। और अपने इस यात्रा वृतांत को यही समाप्त करते हैं। और बच्चों, जो हमारे लेखक है वह कौन है? कन्हैया लाल नंदन। और इस कहानी से हम समझ पाते हैं कि कश्मीर की सुंदरता अत्यंत ही आकर्षक है। कश्मीर सच में भारत पर एक स्वर्ग के समान है। तो बच्चों, इस कक्षा में इतना ही। अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ। तब तक बच्चों पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।